सबको हमारी तरफ से हो। आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर, हमारा मॉर्निंग शो सलाम जेके। और आज के सलाम जेके में मैं हूं आपका मेज़बान इशफा गौहर। मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं गौहर कुछ। सामीन नाजरीन, इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको पल पल का अपडेट दें, क्योंकि सुबह 8:35 पर जब हम आते हैं तो 10 बजे तक आपके सामने रहते हैं। और 10 बजे तक जितनी भी छोटी बड़ी खबरें, चाहे वो जम्मू कश्मीर से मुंसलिक हो, मुल्की सतह की हो या आलमी सतह पर कोई बड़ी खबर हो, उसे हम आप तक लाने की कोशिश करते हैं हकाइक के साथ और ज़मीनी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ग्राउंड ज़ीरो पर चलकर रिपोर्टर्स से भी बात करते हैं। तो आज भी ये फॉर्मेट और ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहेगा। आप हमारे साथ बराह रास्त बात कर सकते हैं 9:35 पर, जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। तब तक आप कॉल ना करें, क्योंकि कॉल पिक नहीं होगी, और जब कॉल उठेगी नहीं तो फिर ये गिला रहता है कि जनाब कॉल उठती नहीं है। इसलिए 9:35 पर जब आपसे कहा जाए कि लाइन्स खुल गई, तभी आप कॉल करेंगे और तभी आप हमसे बात कर सकते हो और आपकी कॉल करने का कोई फ़ायदा भी होगा। ये तो एक बात है। और दूसरी बड़ी बात, हस्बे वादा और हस्बे रिवायत, जो आपसे हम हमेशा कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और जम्मू कश्मीर की ख़बरों को पढ़ने देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज़रूर आइएगा, जहां पर आप ख़बरें, तज्ज़िया और तफसीरें पढ़ भी सकते हैं और वहां पर रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं और साथ साथ वहां पर लाइव ट्रांसमिशन भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जहां आप और हम बात करेंगे और आप अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाएंगे और हम आपकी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज खबरों का सफ़र जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो बात करते हैं उस मोहलिक मर्ज की जिसने तबाही मचाई है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर। सियासी जमातों की बयानात को अगर आप छोड़ेंगे तो माहिरीन का ये मानना है कि ये जो वेव दूसरी कोरोना वायरस की मुल्क के अंदर आ रही है, ये इंतहाई सख्त वेव है और WHO के जिम्मेदार भी इस पूरे मामले पर गहरी नज़र रख रहे हैं। हाल में वबा और जानलेवा कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,70,195 मामले दर्ज किए गए हैं। वायरस से मजीद 903 अफराद की मौत भी वाक़या हुई है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका शहर जो है वो महाराष्ट्र है, जहां पर सबसे ज़्यादा 63,000 से ज़ायद मज़बत मामले सामने आए हैं। वहां पर वीकेंड कर्फ्यू भी नाफिज किया गया है और आज वहां पर एक मीटिंग, आला सतही मीटिंग होगी। आज से 18 तारीख यानी कि एक हफ्ते के लिए वहां पर लॉकडाउन लग सकता है। 1,70,000 लगातार 7वें रोज भी 1 लाख से ज़ायद मज़बत मामले मुल्क के अंदर आ रहे हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करेंगे तकरीबन 9 से 10 लाख के करीब जो है पिछले 24 घंटों के दौरान मुतासर मामले जो है सामने आए हैं। मुल्क के अंदर जो हालात है वो भी कहीं ना कहीं कदरे बेहतर नहीं है। और साथ ही साथ दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली के अंदर भी 10,000 से ज़्यादा नए मज़बत मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना की रफ्तार जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है और नए फिगर जो आए हैं वो 1,70,000 के करीब आए हैं। और पिछले 24 घंटों के दौरान मौत का रफ्तार भी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। 904 लोगों की मौत मुल्क के अंदर वायरस की वजह से हुई है। अब ये 904 लोगों की जो मौत हुई है ये जम्मू कश्मीर से लेकर आखिरी गांव तक मुल्क के वहां तक ये वायरस फैला हुआ है और हर तरफ से इस वक्त हालात जो है वो इंतहाई ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। अस्पतालों के अंदर काफ़ी दबाव बढ़ रहा है और यही वजह है कि मरकज़ के अंदर यानी दिल्ली के अंदर जितने भी अस्पताल हैं वहाँ 50% बेड्स को खाली रखने के अहकामात पहले ही जारी कर दिए गए थे। एम्स के अंदर रूटीन सर्जरी को मुलतवी कर दिया गया है। दीगर अस्पतालों के अंदर भी बुनियादी सहूलियात पर नज़र रखने के लिए कहा गया है। सूरत हाल इस तरीके की बनी हुई है। लेकिन बावसूख ज़राए से जो खबर सामने आ रही है कि अब ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, टेस्टिंग
जिस तरीके से होनी चाहिए थी, और जो जैसे जिन रियासतों के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा कहर है वहाँ पर ये सारी फैसिलिटियाँ होनी चाहिए, इसमें कमी दिख रही है। और मरकज़ की टीम जिन्होंने उन रियासतों का दौरा किया जो सबसे ज़्यादा मुतासरा है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर इस बात का खुलासा पेश किया है। तो न तो ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई इस वक्त मिल पा रही है, ना ही उतने ज़्यादा वेंटिलेटर्स उन इलाकों के अंदर है, और टेस्टिंग की फैसिलिटी भी कम ही हो रही है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में सभी वज़राए आला का इजलास मुनक़िद हुआ था, जिसके बाद ये हाई पावर टीम को, मरकज़ की हाई पावर टेक्निकल टीम को उन रियासतों की ओर रवाना करने की बात सामने आई थी। 50 से ज़्यादा ज़िले ऐसे हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासरा है, और 3 रियासतों पर सबसे ज़्यादा कहर जो है वो दिख रहा है। और इसके साथ साथ जब आप 5 रियासतों की बात करेंगे जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना का कहर इस वक्त दिख रहा है, तो वहां से 70.82% कोरोना केसेस सामने आए। यानी अगर आप 5 रियासतों को छोड़ेंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ इंडिया को देखेंगे, तो इन 5 रियासतों के अंदर 70% केसेस है। और मरकज़ की तरफ से भी कई इक़दाम जो है वो उठाए जा रहे हैं, और हर दिन लगातार केसेस जो बढ़ रहे हैं। इसके बाद अब काफ़ी ज़्यादा ये ज़रूरी कर दिया गया है कि RT-PC टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ के अंदर RT-PC टेस्ट किट्स की काफ़ी किल्लत पाई जा रही है 4 ज़िलों के अंदर, क्योंकि सबसे वर्स्ट इस वक्त ये माना जा रहा। पंजाब के कुछ ज़िले इंतहाई अबतर सूरत हाल वहाँ पर हो रही है, महाराष्ट्र वर्स्ट हिट है, और भी कुछ रियासतें हैं जहाँ से इस तरीके की खबरें जो है वो मौसूल हो रही हैं। इधर मरकज़ की तरफ, इधर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरीके से 10,000 से ज़्यादा केस दिल्ली के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अगर हालात इसी तरीके के बने तो दिल्ली के अंदर भी पाबंदियां लग सकती है, लॉकडाउन जैसी सूरत हाल हो सकती है। तामुन ने कहा कि ज़ाती तौर वो लॉकडाउन के हक में नहीं है, लेकिन अगर सूरत हाल काबू से बाहर होती है और अस्पतालों का निज़ाम कोलैप्स होता है, तो उसके बाद दूसरा कोई भी विकल्प, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है लॉकडाउन के बगैर। इस वक्त ब्राज़ील की जो सूरत हाल पहले वेव में थी, लगभग उसी तरीके की सूरत हाल जो है वो इस वक्त मुल्क के अंदर बन रही है। पहले 1-2 लोग घर के अंदर पॉजिटिव हुआ करते थे, अब जो ताज़ा रिपोर्ट आ रही है, अब फैमिलियां इस वक्त अस्पतालों का रुख कर रही हैं और कोरोना पॉजिटिव पाई जा रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो आलमी माहिरीन का मानना है वो ये है कि लोग बेखौफ हो रहे हैं, और बेखौफी की वजह से सूरत हाल इतनी अबतर हो रही है। मास्क, सोशल डिस्टेंस और उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन का ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से दूसरी ग्रिप में, यानी जो दूसरी वेव आई है आज साल में, ये इंतहाई संगीन रुख दिल्ली के अंदर यानी मुल्क के अंदर जो है वो इख्तियार कर चुकी है। आलमी माहिरीन का मानना है कि जिस तरीके की संजीदगी इसकी ओर दिखानी चाहिए थी, न तो मरकज़ी हुकूमत के अंदर जिम्मेदारों की तरफ से अभी तक दिखाई जा रही है, और ना ही सियासी क़यादत अभी उतनी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है। यही वजह है कि कोरोना का कहर तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो ये थी कोरोना के हवाले से खबर। मुल्क के अंदर जिस तरह से हालात पैदा हुए, अस्पतालों के अंदर भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर जिस तरह से आए रोज़ इसमें इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो 1,70,000 से ज़्यादा। अब ज़रा बात वैक्सीन की करते हैं। जी हाँ, वैक्सीन के हवाले से जो खबर है, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कोविड के पेश नज़र एक नया फैसला जो है वो लिया गया है। हुकूमत की जानिब से कोविड के पेश नज़र एक नया फैसला लिया गया है। सूरत हाल बेहतर होने तक जो रेमडेसिविर की इंजेक्शन जो है, जो कोविड-19 मुखालिफ इसमें वैक्सीनेशन का काम करता है, उसकी बरामदगी पर पाबंदी आयद की है। उन्होंने कहा कि दवासाज कंपनियों को यह भी हिदायत दी गई है कि जो वेबसाइट उनकी है उस पर सभी जो डिटेल है वो दस्तियाब रखे, ताकि कितनी वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं या कितनी स्टॉक है उनके अंदर, उनके पास, कंपनियों के पास, उस हवाले से वो सभी जो है तफसीलात है वो दस्तियाब रखी जाए। कंपनी तकरीबन 80 लाख जो है माहाना की सलाहियत रखते हैं। ये अमेरिका की एक कंपनी के साथ उनका जो है ये कंपनी काम करती है, और इस सिलसिले में वो तकरीबन 38.80 लाख जो है इसकी सलाहियत हर माह होती है। वैक्सीन के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की, जो मकामी दवा दी जा रही थी उस पर फिलहाल एक्सपोर्ट पर जो है वो पाबंदी कर दी गई है, और साथ साथ सभी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो हैं उन्हें ये कह दिया गया कि वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फैसिलिटी जो लिस्ट है
उसे चश्मा करें, ताकि आम लोगों को पता लगे कि ये दवा मिल कहाँ से सकती है। जैसे गौहर आपको पहले बता रहे थे कि मुल्क के अंदर कुछ कंपनियां हैं जो इस दवाई को बना रही है, और उनके साथ जो लाइसेंस है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक एजेंसी के साथ उनका कोलैबोरेशन है। और मुल्क के अंदर इस वक्त जो है वो 38.80 लाख यूनिट जो है इस इंजेक्शन के बन रहे हैं, इस दवाई के बन रहे हैं, जो इस वक्त दी जा रही है। कोवैक्सीन के अलावा जो सबसे पहले दवाई दी गई थी रेमडेसिविर, उसको ही फिलहाल सरकार की तरफ से दोबारा उस पर नज़र रखी जा रही है, और एहतियातन ये कहा गया है कि लिस्ट जो है वो रखी जाए, ताकि सभी लोगों को पता लगे कि कौन स्टॉकिस्ट है, किसके पास कितना स्टॉक है, ताकि इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए। अब आते हैं जी जम्मू कश्मीर की ओर, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोरोना का कहर तेजी के साथ बढ़ रहा है। मुल्क के अंदर क्या कुछ सूरत हाल, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान अगर बात करें तो हालात बेहतर नहीं है। थोड़ी सी गिरावट आपको जरूर नजर आएगी, लेकिन ट्रिपल डिजिट में कोरोना का कहर जो है वो दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान अगरचे गिरावट आई है थोड़ी सी, लेकिन 915 मस्बत मामले सामने आए। उसके साथ साथ ही 5 अफराद की मौत भी हुई, और महलकून की मजमूई तादाद 2000 से 34 पहुंच चुकी है। और जो माहिरीन है, तिबी माहिरीन, उनका मानना है कि अगरचे एहतियाती तदाबीर अपनाने में किसी ने कोताही बरती है तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन कई इलाकों को करार दिया गया है, और साथ ही साथ जिस तरह से जम्मू के अंदर भी धीरे धीरे, जिस तरह रियासी की बात करेंगे या जम्मू ज़िले की बात करेंगे, वहां पर भी आए रोज़ इसमें उछाल देखने को मिल रहा है। और वादी की बात करेंगे तो शहर श्रीनगर सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहाँ हर रोज़ 400-500 के दरमियान जो है केसेस सामने आते हैं। उसके बाद ही श्रीनगर ज़िले के बाद बारामूला ज़िले का दूसरा नंबर आता है, जहां पर तकरीबन कल हमने देखा गुज़श्ता 24 घंटों के 111 मस्बत मामले सामने आए। इससे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहरी श्रीनगर के साथ साथ जो है डिस्ट्रिक्ट बारामूला यानी कि शुमाली कश्मीर का ज़िला है, वहाँ पर भी आए रोज़ उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 25 दिनों के दौरान केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, 100 और 100 के बाद सीधे उछाल 1000 पर। और जब आप लास्ट ईयर के आंकड़ों को देखेंगे तो इससे थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन नज़र आ रही थी, इससे कम ही केसेस सामने आ रहे थे। लेकिन दूसरी वेव में यहाँ पर केसेस जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और कोरोना का केस 100 से सीधे 1000 तक चला गया है पिछले 25 दिन के दौरान। और जब आप इसमें एज फैक्टर देखते हैं तो इसमें बुजुर्ग बड़े कम है, नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। और कल जो केसेस सामने आए हैं उनमें ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी टू वाइस चांसलर वो पॉजिटिव पाए गए हैं, प्रोफेसर्स पॉजिटिव पाए गए हैं, और उसके साथ साथ कल भी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कई लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी टेस्टिंग जो है वो पॉजिटिव हुई है। कुल मिलाकर बीएसएफ 140 से ज़्यादा जवान भी जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और कुल मिलाकर तादाद जो है वो इस वक्त बढ़ रही है 915, और उसमें 40 साला नौजवान समेत 5 की मौत भी वाक़या हुई है। और कुल अगर आप देखेंगे मरने वालों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर दी गई है, और जम्मू में 55,000 का केसेस का फिगर जो है हंस जो है वो सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर सूरत हाल जो है वो वादी के अंदर भी बेहतर नहीं है। और इसी सूरत हाल को देखते हुए कल लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने भी एक बड़ा फैसला लिया, जिस फैसले के तहत सभी स्कूलों को 12वीं जमात तक फ़िलहाल बंद रखने के अहकाम जो है वो जारी कर दिए गए। पहले तो 8वीं तक था, फिर अब उसको 11वीं और 12वीं तक ले गए हैं, और ये साफ कर दिया गया है कि सूरत हाल को देखते हुए ये डिसीजन जो है वो इंतहाई अहम है। इधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब मैं स्कूलों की बात आपसे कर रहा हूँ तो दिल्ली के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं वो लगातार इस बात पर दबाव मरकज़ पर बना रही हैं कि बड़े जो इस वक्त कोविड-19 की उछाल काफ़ी तेज़ है, तो उस बीच जो सीबीएसई के एग्जामिनेशंस होने हैं उन एग्जामिनेशंस को फ़िलहाल मुलतवी किया जाए, उन्हें रोका जाए। और इस सिलसिले में कांग्रेस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक तहरीक चलाई जा रही है। अब देखना होगा कि मरकज़ इस पूरे मामले पर क्या कुछ करेगा। एक तरफ से एग्जामिनेशंस होने जा रही है सीबीएसई के पूरे मुल्क के अंदर, कांग्रेस और दीगर जमातों की तरफ से लगातार इस बात का इसरार किया जा रहा है कि इम्तिहानात लेने का वक्त नहीं है। सूरत हाल जो है वो इंतहाई कशीदा है। इस बीच जम्मू कश्मीर की सूरत हाल ये है कि जम्मू कश्मीर का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां पर अब कोरोना पॉजिटिव केसेस नहीं होंगे, और मरकज़ की हिदायत पर अब जो कमेटियां तश्कील दी गई हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, वो भी नज़र रख रही है कि किसी न किसी तरीके से ये मामला जो है वो ठंडा पड़े। तो कुल मिलाकर सूरत हाल इस वक्त जो है वो फिगर्स के एतबार से ये बता रही है कि पहले 20,
फिर 50 तक अब आए थे, 1000 को हम पार कर रहे हैं। और ये हालात जो है उस वक्त हो रहे हैं जब रियासत वादी कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर जो है ऐसा लग रहा था कि ऑल इज़ वेल और सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन अचानक से मामला जो है वो बढ़ना शुरू हो गए, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा। जम्मू से इशफाक एक और ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि अगरचे कंटेनमेंट जोनों में लॉकडाउन रहेगा, पाबंदियां रहेंगी, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि जो मुतासरा इलाके के मकीन, जो सभी मकीन हैं वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उन्हें जो है 100% टेस्टिंग भी हो जाएगी। क्योंकि ये जम्मू की बात कर रहे हैं हम, जम्मू के अंदर जिस तरह से खबर आ रही है जहाँ पर अगरचे कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन या माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया, अगरचे वहाँ पर पाबंदियां आयद रहेगी, लेकिन जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनकी जो है टेस्टिंग जरूर होगी, लाजमन होगी। ये इंतजामिया का फैसला है। फिलहाल ये ज़राए के हवाले से खबर, इस पे क्या कुछ होगा, क्या ऐसा होगा, ये तो हम आपको बाद में इसकी डिटेल्स भी बताएंगे। जम्मू भी आपको लिए चलेंगे, जम्मू में किस तरह की सूरत हाल है। देखिए, बड़ी बात यह है कि 10 दिनों में सरगर्म मामला जो है उनमें 160% का इजाफा हुआ, 160% का इजाफा हुआ है। और कश्मीर में तादाद 5000 तक के पार चली गई है और 271 इस वक्त जो है वो ज़ेर इलाज और इंतहाई संगीन सूरत हाल उनकी बनी हुई है। और जब आप डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको देखेंगे तो बड़ा जो मामला सामने आए कि कश्मीर में 1 अप्रैल को जो सरगर्म मामला की तादाद थी वो 2150 थी, जिसमें 10 दिनों के अंदर अंदर 2853 मुतासरीन का इजाफा हुआ और ये तादाद अब 5003 तक पहुंच गई है। कश्मीर में 5003 सरगर्म मामलात हैं। श्रीनगर सबसे हाईएस्ट नंबर है 2709, बारामूला में 883, बडगाम में 382, पुलवामा में 175, कुपवाड़ा में 190 केस, अनंतनाग में जो है वो 97 है, बांडीपोरा में भी इसी तरीके से ट्रिपल डिजिट में है, गांदरबल में 80 है, कुलगाम में 235 है, शुपिया में 71 है। और इसी के तरीके से जब आप ज़ेर इलाज मामलात की फहरिस्त को देखेंगे तो 5000 से ज़्यादा पेशेंट जो है वो आपके श्रीनगर अस्पतालों के आसपास जो है वो उस वक्त ज़ेर इलाज है। और फिर रजौरी, कश्तवाड़, पुंछ, रामबन, रियासी में भी जब आप देखेंगे तो 1 अप्रैल से लेकर कल रात तक की अगर बात करेंगे तो पेशेंट्स का आना सबसे ज़्यादा जो है वो दिख रहा है। तो सरगर्म मुल्क में सरगर्म मामलात की तादाद जो है वो बढ़ चुकी है, 11 लाख को वो पार कर चुकी है। और रियासत की सूरत हाल क्या कुछ है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का सिलसिला भी लगातार जो है वो जारी है और मुख्तलिफ इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के अंदर तब्दील कर दिया गया है, जहां पर सरकार का ये फैसला है कि अब मास टेस्टिंग वहां पर करवाई जाएगी। तो ये तो बात थी जनाब कोरोना के कहर की, जो लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है, न सिर्फ मुल्क की चंद रियासतों के अंदर बल्कि हर तरफ से इस तरीके की खबर है कि कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है। बढ़ते हैं आगे, बात एक और खबर की करते हैं और बात बेरोजगारी की करते हैं और रोजगार की करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोजगार और बेरोजगार, यानी इस पर सियासत पूरे मुल्क के अंदर तो चली रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा इस पर सियासत हुई है। लेकिन अब बावसूख ज़राए से जो खबर सामने आई है कि चोर दरवाजे से कई लोगों को नौकरियां तो दी गई, लेकिन अब उनकी नौकरियों पर तलवार लटक रही है, क्योंकि सरकार ने जिस कमेटी को तश्कील दिया था उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। पॉलिटेक्निक और आईटीआईज के अंदर चोर दरवाजे से तकर्रुरी का मामला ये बहुत पुराना मामला था, इस पर ऐवान असेंबली के अंदर हंगामा भी हुआ था और उसके बाद हुकूमती इदारों की तरफ से ये कहा गया था कि चलिए अब इस मामले की तहकीकात होगी और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो बना दी गई थी। और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को ये कहा गया था कि पॉलिटेक्निक और आईटीआईज के अंदर जो एंगेजमेंट ऑफ वर्कर्स है उनको लेकर जो है वो तहकीक करे और अपनी रिकमेंडेशंस भेजे। और अपनी रिकमेंडेशन जो है वो इस हाई पावर कमेटी ने भेज दी है, जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि एक नहीं बल्कि कई 100 नौकरियां जो है वो दी गई है जम्मू कश्मीर के अंदर और उन सभी नौकरियों को जो है वो डिलीट किया जाए, निकाला जाए, क्योंकि वो कायदे और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है। साल 2010 और 2018 के लिए ये सजेशन जो है वो सामने आई है और ये मामला उस वक्त सामने आया था जब साल 2019 में साबिका रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर के सामने इलीगल अपॉइंटमेंट्स का मामला आया था और उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया था कि जितनी भी
जितने भी इदारे हैं, ऑटोनॉमस बॉडियां हैं, कॉरपोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और जम्मू कश्मीर है, उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी और वो कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट देगी। अब माना जा रहा है कि कमेटी की तरफ से जो है वो रिपोर्ट आ चुकी है और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी और उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी कई लोगों को जो है वो नौकरियां दी गई है चोर दरवाजे से। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने 11 मई 2019 को एक कमेटी तश्कील दी थी जिनको ये कहा गया था कि जिन्होंने फ्रॉडलेंट अपॉइंटमेंट्स ले ली है उनका खुलासा पेश किया जाए। और एक खुलासा मैं अभी कर देता हूं क्योंकि इस पर भी काफ़ी ज़्यादा सियासत बहुत बार हुई है। कहा गया कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्किल डेवलपमेंट मिशन को अपॉइंट किया गया विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर और ये अफसर को बाद में अगर रिमूव भी किया गया सत्यपाल मलिक साहब के टेन्योर में। लेकिन अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया कि किस तरीके से लोगों को रोजगार दिया गया, तो क्या अब इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है क्योंकि सब कुछ गैर कानूनी हुआ है और चिट्ठियों और सिफारिशों की बुनियाद पर अपने वर्कर्स को वहां पर अपॉइंट करने की कोशिश की गई है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ है इस खबर पर मजीद गुफ्तगू करने के लिए। सनम, अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है, चोर दरवाजे से नौकरियां फराहम करना या अपने मनपसंद अफराद को नौकरियां देना जम्मू कश्मीर के अंदर कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन इस बार जो सरकारी एदाद-ओ-शुमार बता रहा है कि बड़े पैमाने पर पॉलिटेक्निक और ITI के अंदर यह मामला देखने को मिला है। देखिए गौर, जिस तरह आपने कहा कि ये चोर दरवाजे से अपॉइंटमेंट करना कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आया है और 90 का अशरा हो, 80 का अशरा हो या 2000 का अशरा, इसमें हर बार देखा गया है कि अपनों का खास ख्याल रखा गया और अपनों को 2010 के बाद की बात भी करें, 2010 में कांग्रेस और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उसके बाद PDP और BJP की सरकार थी और जब 2010 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरकार बनी उस लोगों ने जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की या अपनों का ख्याल किया या ऊपर से अपॉइंटमेंट्स की, उसके बाद 2000 जो BJP और PDP की सरकार बनी उसमें भी कोई कमी नहीं है और उसमें न सिर्फ PDP उसके लिए है। हम अक्सर बात करते हैं जम्मू कश्मीर बैंक की, हम बात करते हैं दूसरे मामला की, BJP भी उतनी बराबर की हिस्सेदार थी और BJP ने भी उतनी हिस्सेदारी से उन सारे मामलात में लोगों को नौकरियां जो बैकडोर अपॉइंटमेंट से वो दी है। हाँ, 2020 इस सरकार में यानी 2017-18 में एक ऐसा केस आया जिसने कश्मीर की जॉब की हिस्ट्री को तकदीर भी बदल दी थी। यानी यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी लेवल के ना से लेकिन कमिश्नर सेक्रेटरी के लेवल के लोग भी डायरेक्ट अपॉइंट हुए थे। उसमें वो हमने स्टोरी भी की थी तब और उसमें बड़ा हंगामा भी हुआ था, लेकिन लगभग तब उसके बाद हमने स्टोरी की जो लोग यहाँ से यानी PDP की तरफ से अपॉइंट हुए थे या पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से, उन लोगों को तो बाद में निकाल दिया जब सत्यपाल मलिक आए, लेकिन जो BJP के कोटे से वहां पे उन लोगों को अंदर डाला गया था, उन लोगों के साथ कुछ नहीं किया गया, वो इसी तरह से है। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जिस तरह कश्मीर में PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इन लोगों ने बैकडोर से बहुत से लोगों को इस दौरान लगाया है, वहीं जम्मू में जो है BJP को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाते हुए ये भी बताया जाता है कि BJP ने भी किसी से कुछ कम खेल जो है इसमें नहीं खेला है। और अब सरकार जो कह रही है, देखिए एक चीज मानना पड़ेगा, जिन लोगों को सरकार ने रोजगार दिया है, चाहे वो जिस जरिए से आए हो, चाहे उन्हें पैसा दे के दिया है, जिस जरिए से दिया है, लेकिन अब अगर सरकार उनको निकालती है, सरकार उनको टर्मिनेट करती है, तो साफ जाहिर है ये एक बहुत बड़ा मामला कश्मीर में बन जाएगा। कश्मीर में देखिए सरकार को दो चीजें समझनी पड़ेंगी, एक तो ऑलरेडी ही यहाँ पे एलिनेशन थी, उसके बाद 5 अगस्त के बाद अगर लोग न कहें, कुछ लोग मानने से इनकार करें, लेकिन कहीं न कहीं कुछ एलिनेशन उससे बड़ी भी है, तो इस सारी एलिनेशन को खत्म करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ITIs और पॉलिटेक्निक्स को लेकर आई है, इसमें उनका मानना है कि देखिए ये जो अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, ये जो लोकल फंड होता है उसी फंड को देखते हुए ये अपॉइंटमेंट्स की गई है, नंबर 1। और नंबर 2, जो कानून है, जो ज़ाब्ता है इस लोकल फंड का, उसमें कई लिक्यूनाज है जिसकी वजह से उसका फायदा हमेशा सियासतदानों ने भी उठाया है और द एट द हेल्म ऑफ अफेयर जो लोग हैं उन्होंने भी इसका फायदा उठाया, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 ये कहा गया है कि अब इसके मैकेनिज्म के लिए और इस चीज को रोकने के लिए कदम उठाए जाए। तो क्या सरकार इस रिकमेंडेशन को मानेगी कि लोकल फंड्स जो है इसके लिए ज़ाब्ता हो और ये कहां पर खर्च करना है, कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी बनाएगा, क्या क्या लिक्यूनाज है वो दूर करने में कोशिशें करेंगी, या इस विंडो को खोला जाएगा क्योंकि आगे चुनाव होने हैं, सरकारों ने बनना है, अपने अपने लोगों को अपॉइंट करना है। जब आप सब रास्ते बंद करेंगे तो आगे सियासत के लिए तो कितनी मुश्किलें हैं ये।
देखिए, एक चीज यहाँ पे मानना पड़ेगा कि गुड गवर्नेंस में यही इंपॉर्टेंस होती है कि इस आदमी को सही तौर पे उसका सही हक मिलना चाहिए। तो माजी में सवाल हर बार उठते थे कि जम्मू कश्मीर में हालात के लिए गुड गवर्नेंस जिम्मेदार है, जो हालात खराब हुए हैं वो गुड गवर्नेंस न होने की जिम्मेदार है। तो इस वक्त सरकार, जिस तरह इस वक्त हम एलजी को देख रहे हैं, जिस तरह हम सरकार के बाकी फोर्सों को देख रहे हैं, कहीं कहीं इस वक्त भी देखने को मिल रहा है बहुत से ऐसे मामला थे जहां आज भी खुर्द के इल्जाम लगते रहते। लेकिन एक चीज जरूर माननी पड़ेगी कि जो हमारे गवर्नर हैं, एलजी हैं, वो बहुत ज्यादा इस पे नजर रखे हुए हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट उनकी नजर में ये भी है कि अगर जो लोग अपॉइंट हुए हैं इस बैक चैनल जो है, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हम कहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज की, उसमें जो लोग अपॉइंट हुए हैं, कुछ रिश्तेदारी के नाम पे अपॉइंट है, कुछ पैसा देकर अपॉइंट हुए हैं, ये सब लोग मानते हैं। तो जब वो इस वक्त उनको सरकार अगर निकालती है तो एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। यहाँ पे एक बड़ा चंक जो आएगा और बहुत से लोग फिर आ ही जाएंगे इस रेले में। तो ऐसा सरकार बिल्कुल नहीं करेगी इस वक्त, क्योंकि किसी को रोजगार देकर उसको छीना नहीं जा सकता है। हाँ, आगे के लिए साफ जाहिर है एलजी है और ये बहुत कुछ बदलना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर आपका मानना है कि रिपोर्ट तो दाखिली दफ्तर हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट पर काम होगा और डिलीट उन नामों को किया जाएगा। शायद ये आज के दिन में बड़ा मुश्किल है और ये पॉलिटिकल डिसीजन लेना शायद किसी के बस की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं जी एक और बड़ी खबर की ओर, खबर जहां सरकार के कामकाज की बता रहे हैं, वहीं पर उस बड़ी स्कीम पर भी सवाल उठ रहे हैं जो गांव देहात के अंदर रोजगार देने के लिए बनाई गई थी और माना जा रहा था पेंडेमिक के दौरान काफी बेहतर और अच्छा काम मुल्क भर के अंदर मनरेगा ने किया है। जी हाँ, मनरेगा के हवाले से जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि वहाँ पर जिन लोगों ने काम किया है साल 2017-18 स्कीम के तहत, उनका जो है उस पर सवाल या निशान कहीं लग रहा है। जो मजदूरों ने काम किया उसमें मुबैना बेज़ाब्तगी जो है नज़र आ रही है। तहकीकात 3 साल से ज़ेरी इल्तिवा में है और हज़ारों मजदूर जिन्होंने काम किया है साल 2018-2017 में, उनका जो मजदूरी है, उन्हें जो उजरत है, अभी तक उन्हें वागुजार नहीं की गई है हुकूमत। और कामों में कवायद ज़वाबित जो सरकार का मानना है कि उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, इसलिए जो है हुकूमत को रोक दिया गया। लेकिन उन मजदूरों का क्या, जिन मजदूरों ने बेचारों ने काम किया है साल 2017-18, अगरचे ठेकेदार ने उस काम में जो है सही तरीके से काम नहीं किया है, मजदूरों ने तो अपनी मजदूरी की है, उन्हें जॉब कार्ड मिला है, जॉब कार्ड के तहत 100 दिन का वो जॉब कार्ड जो इस स्कीम के तहत दिया गया है, उन मजदूरों को उन्होंने काम किया है, लेकिन अभी तक उनके जो हुकूमत है उन्हें वागुजार नहीं किए गए हैं। मजदूरों के साथ साथ भी जो ठेकेदार है वो भी परेशान है, लेकिन सरकार का मानना है कि सही तरीके से काम नहीं हुआ है, इसलिए कुल मिलाकर जो 100 दिन का रोजगार देने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही थी, जम्मू कश्मीर आते आते वो 100 दिन का रोजगार नहीं मिला है। मजदूर ने अपनी मजदूरी तो जरूर की है, लेकिन पैसा उन्हें नहीं दिया गया है। और ये खबर जो PMGS जो मनरेगा स्कीम है उसके हवाले से हम बता रहे हैं, और मामला साल 2017-18 का है और माना जा रहा है कि अवामी हुकूमत के दौरान साल 2017-18 में मनरेगा स्कीम के तहत किए गए करोड़ों कामों की बिलें वागुजार नहीं हुई हो सकी है, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में मजदूर इस पैसे से महरूम है, जबकि ठेकेदार भी बैंकों के भारी बोझ तले दब रहे हैं और कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर पा रहा है। सीधे हम चलेंगे आरटीआई एक्टिविस्ट राजा मुजफ्फर हमारे साथ है, जो लगातार मनरेगा और मनरेगा जैसी स्कीमों पर गहरी नज़र रखते हैं। और ये जो सरकारी व्यू पॉइंट है कि जनाब एदाद शुमार अपनी जगह सही है, लेकिन जो दफ्तरी तवालात, दफ्तरी लवाजमात पूरे करने वो हो नहीं पा रहे हैं, इसलिए पैसा जो है वो शायद रिलीज़ ना हो पाए। राजा मुजफ्फर, ये जो खबर इस वक्त सामने आ रही है कि काम के बदले मुआवजा साल 2017-18 में मनरेगा स्कीम के तहत जिन लोगों ने काम किया उन्हें पैसा नहीं दिया गया, 17, 18, 19, 20 और 21 चल रहा है, यानी तकरीबन 5 साल के वक्फे के दौरान भी वो 100 दिन की गारंटी जो थी हुकूमतों की तरफ से, वो गारंटी जम्मू कश्मीर आते आते नाकाम हो रही है। देखिए अशफाक साहब, ये खाली मनरेगा का मसला नहीं है, इसमें मनरेगा के अलावा जो हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, जो गरीब लोगों को घर बनाने के लिए पैसे मिलते हैं जी, वो भी तकरीबन 3 साल से यहाँ नहीं आए हैं। पिछले 3-3.5 साल से जिनका इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, जो बेघर लोग हैं जिनके पास नहीं है, उनको भी घर बनाने के लिए वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं वहाँ पे। तो नरेगा में ऐसा हुआ, जो उन्होंने प्लान बनाए होंगे तो प्लान के हिसाब से उनको लगता होगा कि शायद इसमें क्या बोलते पैसे अवेलेबल होंगे,
तो बाद में वो पैसे वागुजार नहीं किए गए हैं। तो मगर जो गरीब आवाम ने काम किया, मजदूरों ने काम किया इसमें, तो उनकी क्या गलती है? अगर इसमें गलती डिपार्टमेंट की है, उनसे गलती हुई है कि इसमें पैसा अवेलेबल नहीं था उस वक्त, तो वो क्या बोलते इंतजार में थे कि बाद में पैसा आ जाएगा। फिर जो आपको पता है यहाँ पे सरकार गिर गई, फिर यहाँ पे जो गवर्नर रूल हो गया, उस वक्त सत्यपाल मलिक यहाँ गवर्नर थे पहले, तो उसके बाद भी पैसा नहीं आया, आज तक पैसा नहीं आया। तो मगर जिन गरीब आवाम ने, जिन गरीब लोगों ने काम किया है, आप उनको परेशान क्यों कर रहे हो? तो उनको पैसा मिलना चाहिए, उनकी मजदूरी। तो इसमें तो कानून जो है नरेगा का, ये तो बेसिकली है रोजगार गारंटी का कानून, ये तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी का कानून है। तो इसमें तो 100 दिन की कम से कम रोजी तो इसको क्या बोलते बिल्कुल उसकी क्या बोलते सरकार गारंटी देती है। तो अगर सरकार गारंटी देती है जो उसके रोजगार की, तो फिर उसको आज तक आपकी उजरत क्यों नहीं मिली इन लोगों को आज तक? तो बड़ी अफसोस की बात है। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना में एनलिस्टमेंट हुई है, जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जिन बेनिफिशरीज को, उनको भी आज तक जो पैसे नहीं मिले हैं 3 साल से। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं जो अपने क्या बोलते फील्ड में देखता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, हर कोई ये जो है क्या बोलते शिकायत करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिसको पहले इंदिरा आवास योजना बोलते, IAY बोलते थे पहले, उन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो राजा मुजफ्फर, आपका मानना है कि जनाब सिर्फ PMGSY का मामला नहीं है, बल्कि और भी स्कीमें, और जब हम स्वच्छ भारत मिशन SBM की देखते हैं तो वहां पर भी तो सूरत हाल ऐसी ही है कि काम किए गए हैं, पैसा नहीं आ रहा है, या काम पर ही सवाल उठ रहे हैं। तो ये माना जाए ये जो एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसियां हैं, वो सही तरीके से अपने काम को करने में नाकाम हुई, और उसका खमियाजा आज उस गरीब को उठाना पड़ रहा है जिसने मेहनत करके पसीना बहा के उस काम को किया था, इस उम्मीद के साथ कि काम मुकम्मल होगा, उसके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। देखिए जो गवर साहब, इसमें जो गलतियां होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हैं बेसिकली ये, मैं इसमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं करूंगा। इसमें जो क्या बोलते हैं ऑफिशियल और ऑफिसर्स हैं, चाहे सेक्रेटरीट में बैठे हैं या डायरेक्टरेट में बैठे हैं या फिर निचली सतह पर बैठे हैं, ये बेसिकली उनकी गलतियां होती। अगर हम स्वच्छ भारत ग्रामीण की बात करें, अगर हम स्वच्छ भारत ग्रामीण की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन सफाई का अभियान है ये, तो इसमें एक स्कीम थी पहले बाथरूम बनाने के लिए, टू काउंटर ओपन डेफिकेशन। खुले में जो शौच करते थे उनको जो क्या बोलते तमाम इंसानों को, तमाम फैमिलीज को जो है बाथरूम दिए गए बनाने के लिए। तो बट उसमें और एक भी जब क्या बोलते प्रोग्राम है, उसको बोलते हैं सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तमाम गांव देहातों में सरकार को अब जो है कचरा वचरा सब उठाना था वहां से, उसका जो है डेली उसकी प्रोसेसिंग, उसकी क्या बोलते ठिकाने लगाना उस क्या बोलते वेस्ट को। मगर ये मसला ये है कि पिछले 6 साल से एक भी प्रपोजल उसमें जो है ओके नहीं हो, उसमें पैसे अवेलेबल हैं। देखिए हम बात कर रहे थे पहले अभी कि पैसे है ही नहीं, पैसा आया नहीं, नरेगा में पैसा नहीं मिला उन लोगों को जी, तो पैसा अवेलेबल नहीं था, फिर भी लोगों ने क्या बोलते ऑफिसर्स ने यहाँ जो है प्लान बनाया वगैरह बनाया। बट मैं जो बात कर रहा हूँ स्वच्छ भारत ग्रामीण की जो बात कर रहा हूँ मैं, वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, उस प्रोग्राम में पैसा अवेलेबल है सरकार के पास। अच्छा जी। पैसा अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। मगर अफसोस की बात है कि आज तक जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने, खासकर जो फील्ड सतह पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे, आज तक कोई प्रपोजल गया ही नहीं आगे। और जो प्रपोजल बने भी हैं कुछ, मतलब DPR उनको बोलते, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जी, जो DPR बने भी हैं उनको ओके नहीं किया गया। पिछली बार मैंने RTI से इंफॉर्मेशन लाई, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से जी। मैंने RTI में पूछा कि आपने स्वच्छ भारत ग्रामीण में सफाई सुथराई के लिए, क्या बोलते वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बड़गाम जिले के अंदर कितने DPR ओके किया आपने? टोटल जिला बड़गाम के अंदर 296 पंचायत हल्के हैं। 296 पंचायत हल्कों में उन्होंने 17 गांव उठाए खाली। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले फेज में 17 ब्लॉक्स में 17 गांव उठाए, फिर 17 DPR तैयार किए गए। 17 DPR में से डिस्ट्रिक्ट क्या बोलता बोर्ड हमारा है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, उनकी सदारत में, उसमें से 2 खाली ओके किए गए। 2 गांवों के लिए 40 लाख रुपए आए, 20 लाख 20 लाख। एक गांव है यहाँ पे बड़गाम क्या बोलते ब्लॉक में शेखपोरा, उसके अलावा है गलवानपोरा और एक इलाका जी।
न तो गलवानपुरा में काम हुआ न शेखपुरा में काम हुआ। एक में कहीं पे कोई क्या बोलते लोगों ने सिटे लाया, कहीं पे ऐतराज हुआ। चलिए अगर वहां सिटे आया, वहां ऐतराज हुआ, फिर तो बाकी गांव में भी आपके पास 15 हल्के और थे, तो 15 हल्कों में आपने काम क्यों नहीं किया? यानी गवर्नमेंट की अगर तो सीधी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जिन लोगों ने काम करना था शायद वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं हो रहा, चेक एंड बैलेंस काम का नहीं है, जिसकी वजह से आज ये परेशानियां हमारे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया जी राजा मुजफ्फर इस पूरी खबर पर बात करने के लिए, क्योंकि मामला सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं है जी, एक सूबे का नहीं है, बल्कि ये दोनों सूबों का है। सूबा जम्मू में भी सूरत हाल ऐसी है, सूबा कश्मीर में भी सूरत हाल ऐसी है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ठेकेदारों ने काम किया है, बिलिंग नहीं हो पा रही है, और जब बिलिंग की बात कही जा रही है कह रहा पैसा नहीं है, और जब आप कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को देखते हैं वो कह रहा है कि जनाब पैसा तो बहुत दिया गया लेकिन यूसीआर नहीं आई। अब ये तरह तरह की बातें और तरह तरह की जो खबरें मुख्तलिफ एंगल से हम आपको बता रहे हैं, उस सब का निचोड़ ये है कि अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। अगर जवाबदेही के अंसर को बनाया गया होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के अंदर, लाल फीताशाही को ख़त्म किया गया होता, तो शायद आज इस तरीके की खबर नहीं होती और इस तरीके का तबसरा भी नहीं होता। बट यहाँ ये भी एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर काम होता है, जब ठेकेदार कोई काम करता है, चाहे मनरेगा या दूसरी स्कीमों के तहत कोई तामीराती काम होता है, तो ड्यूरिंग काम जो है वहाँ पर इंस्पेक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके बाद जब काम खत्म होता है तो उसके बाद कहते हैं कि भाई आपका काम तो वैसे नहीं हुआ जैसे होना था, उसके बाद ही काम अक्सर ये शिकायतें हैं। लेकिन अब जो मुझे लग रहा है कि पिछले शायद 10-15 दिन से एक नया सर्कुलर भी सामने आया है कि आपने अपना वर्कलोड जो है, यानी जो काम आपको दिया गया है, आपने हर दूसरे तीसरे दिन उसको ऑनलाइन कर देना है दफ्तर के अंदर कि मेरे पास जो काम आपने दिया था 10 लाख रुपए का, उसमें मैंने आज इतना काम किया है, इसमें वर्क कंपोनेंट मेरा लेबर कंपोनेंट ये है, मटेरियल कंपोनेंट ये है। उसके साथ दूसरे दिन आएगा तो और उसमें इजाफा करना है, ताकि सरकार जो अगर वो उन चीज़ों को देखे तो एक तो उनको मॉनिटरिंग होगी कि अगर ये सड़क बन रही है ये कहाँ तक पहुँची, कितना काम हुआ, और जब अफसर मौके पर जाए तो उसको वो दिखना चाहिए। एक तो ये सिस्टम है, अगर ये राइज हुआ है तो अच्छी बात, अगर नहीं हुआ है अभी तक पूरी तरह से तो इसको राइज करने की जरूरत है, नंबर एक। और नंबर दो, दूसरी बात आपकी सही है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से लेकर जो दीगर डिपार्टमेंट्स है जो लगातार इन तामीराती कामों पर नजर रखते हैं, वो पहले दिन ही अगर ज़ाब्ते को तय करते तो शायद न सीएजी सवाल उठाता और ना ही ये डिबेट होती। बढ़ते हैं जी आगे, बात एम्स की करते हैं, क्योंकि एम्स की बात करना कश्मीर के एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको याद होगा कि जनवरी का महीना था, साल 2019 थी, जब उस वक्त हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान किया, कहा कि जम्मू और श्रीनगर के अंदर एम्स जो है वो बनने जा रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो दिल्ली के अंदर है, उसी पैटर्न के अंदर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर एम्स को बनाने की बात आई, और फिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद जम्मू और श्रीनगर को इसके लिए चुना गया। लेकिन अब जो बावसूख ज़रा से खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि एम्स के डायरेक्टर को लेकर, जहां जम्मू के अंदर पहले ही तकर्री हो चुकी है, अब कश्मीर के लिए भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए नोटिस जारी कर दी गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो साउथ कश्मीर के अंदर बनने जा रहा है, अवंतीपोरा के अंदर जो बनने जा रहा है, उसके लिए शेड्यूल तय कर दिया गया है, और बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जारी कर दी गई है। और अब यहाँ पर जो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वो अपना अप्लाई कर सकता है, और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एम्स अवंतीपोरा के लिए डायरेक्टर की तैनाती हो सकती है। इसी साल फरवरी के महीने में आपको याद होगा कि अपॉइंटमेंट कमेटी जो है मरकज़ के अंदर, उन्होंने अप्रूव किया था डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स जम्मू के लिए। और अब जो खबर है वो ये है कि एम्स कश्मीर के लिए भी नोटिस जारी कर दी गई है, और ये एप्लीकेशन जो इनवाइट की गई है ये कर दी गई है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स कश्मीर के लिए। 3 साल के लिए ये डायरेक्टर होगा, और अगर सरकार को लगा तो इसको 5 साल तक भी लिया जा सकता है, लेकिन उम्र की हद जो है वो इसमें लगा दी गई है। एम्स कश्मीर जनवरी के अंदर 2019 में बात सामने आई थी, और एस्टिमेटेड कॉस्ट
1228 करोड़ रुपया इस पर सरफ होना है और फिलवक्त 84 करोड़ रुपया मरकज़ की तरफ से दे दिया गया है। प्री इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ इन प्रोग्रेस है इस वक्त और साथ साथ मास्टर प्लान जो बनाया गया है उसी के तहत बिल्डिंग खड़ी हो और हर चीज़ जो है वो चले। इस सिलसिले में भी मरकज़ी इंतज़ामिया और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच तालमेल जो है जारी है। तो फिलहाल देर सवेरी सही अब मरकज़ी वजारत सेहत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और यह नोटिफिकेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट को लेकर है। एम्स अवंतीपोरा के लिए अब डायरेक्टर की तकरीब बहुत जल्द होगी। पहले तो 3 साल के लिए होगी और उससे फिर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। नाजरीन, प्रोग्राम सलाम जी की जारी रहेगा। यहाँ पे एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फौरन वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे।